हेलो एवरीवन। तो हम वेलोसिटी तक तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बेसिक आइडिया लेते हैं एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को तुम डिनोट कर सकते हो एक ए लेटर से, ठीक है। अगर ए लेटर कहीं भी यूज होगा फिजिक्स में तो हम उसे एक्सेलरेशन मानेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सेलरेशन का बेसिक आइडिया क्या है कि सपोज एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से जो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब होता क्या है कि 2 आवर्स के टाइम लैप्स के बाद इसका स्पीड हमें चेंज होता हुआ दिखता है और इसका स्पीड हो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि स्पीड पहले 10 किलोमीटर पर आवर है, फिर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो यहां पर स्पीड का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि स्पीड चेंज हुई है, ठीक है। अब अगर स्पीड चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है स्पीड को इंक्रीज कराना। मतलब अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको ही हम कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। जैसे गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, हम उसे रिवॉल्व करते हैं हाथ से, तो वहां पर स्पीड गाड़ी की बढ़ जाती है। दैट मींस एक्सीलरेशन का क्या काम होता है? वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, ठीक है। इसी एक्सीलरेशन से एक और टर्म होती है इसमें जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन समझते हैं क्या होता है। देखो अगर एक्सेलरेशन स्पीड को इंक्रीज करा रहा है तो रिटार्डेशन स्पीड को डिक्रीज कराता है। मतलब रिटार्डेशन को हम निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे सपोज मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है। अभी यूनिट नहीं देख रहे हैं हम, केवल वैल्यू पे जा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है, इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि रिटार्डेशन बॉडी का जो है वो 5 है? क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही क्या होता है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मींस अगर हम रिटार्डेशन वर्ड मेंशन करते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन के नाम में ही है कि वो एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू है। मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो वैल्यू को, वेलोसिटी को बढ़ाए नहीं बल्कि क्या करे? डिक्रीज कर दे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? -5। लेकिन रिटार्डेशन क्या लिखा जाएगा? 5। ये दोनों ही वैल्यू का मतलब सेम है। अगर -5 का एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन कितना है? इसका मतलब 5। तो कभी कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में कि -5 और 5 का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम तुम्हें यहां पर लिख के देते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट देखते हैं बाद में, अगर मैं तुम्हें यहां पर 5 वैल्यू दे देता हूं तो ये पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब तो ये एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है, ये रिटार्डेशन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक आइडिया समझ गए। फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी? माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल। तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। 50 किलोमीटर पर आवर क्या है? फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों को माइनस कर दूंगा, क्या पता लगेगा मेरे को? डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों को माइनस कर देते हैं। सिंपल। 50 माइनस 10 अपॉन टाइम का भी डिफरेंस है। कितना टाइम का डिफरेंस है? 2 आवर्स। तो यहां पर क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट 2 डिवाइड करते हैं, कितना हो गया? 40 अपॉन 2। कितना हो गया ये? 20, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं कि इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूले में अगर हम जाएं तो फॉर्मूले की न्यूमरेटर टर्म क्या है? वेलोसिटी का डिफरेंस, ठीक है। और जब हम दो वेलोसिटी का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो वहां पर क्या वैल्यू आने वाली है? वेलोसिटी ही दूसरी वैल्यू आने वाली है, लेकिन होगी तो वेलोसिटी। तो यहां पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी की ऐसा यूनिट लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? टाइम। तो टाइम के डिफरेंस का आंसर क्या आएगा? टाइम ही आएगा। अगर मैं 5 सेकंड में से मैं 2 सेकंड माइनस करूंगा, मेरे को टाइम ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, फोर्स नहीं मिलेगा, टाइम ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? अपॉन में सेकंड। तो यहां से यूनिट क्या बन गया? ऐसा यूनिट क्या बन गया इसका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है। क्या हम सीजीएस यूनिट भी बना सकते हैं इसका? देखो कैसे। सीजीएस यूनिट की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम का सीजीएस यूनिट क्या होता है? जो ऐसा यूनिट होता है, मतलब सेम। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? सेम सेकेंड ही लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर कितना बन गया? ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपॉन को हम स्लैश करके पर पढ़ते हैं, PER, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। कैसे? एक सेकेंड ये रहा, एक सेकेंड ये रहा, जब दोनों डिनोमिनेटर में आएंगे पावर कितनी हो जाएगी? 2। समझ में आया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी यूनिट देख ली, एक्सेलरेशन होता क्या है वो समझ लिया, हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया, याद भी कर लिया उसे। अब हम इसकी डायमेंशन और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, डायमेंशन कभी भी तुम्हें निकालना हो तो तुम्हें क्या याद होना चाहिए? उसका जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ये है, इसे और शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां से डेफिनेशन भी बना सकते हैं। देखो, जब भी किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? रेट ऑफ। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ। इससे तुम्हारी फिजिक्स की लगभग 50 से 60 से ज्यादा डेफिनेशंस तुम्हें याद हो जाएंगी। कैसे? जब भी तुम टाइम को डिनोमिनेटर में देखो तो वहां पर तुम एक टर्म ऐड करोगे, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे तुम्हें कल हमने पिछले लेक्चर में वेलोसिटी पढ़ाया था। वेलोसिटी क्या था? d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट वर्ड क्यों आया? क्योंकि हम देखो टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से, ठीक है। तो कोई नहीं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने क्या यूज करा है? वर्ड रेट ऑफ, ठीक है। डायमेंशन देख लेते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में? L/t⁻⁻1। याद रहे, ये पावर -1 केवल टाइम की पावर है, पूरे पूरे ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, अपॉन कैपिटल टी। तो ये कितना हो गया? देखो, अगर तुम इस टाइम की टर्म को, डायमेंशन को ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे -1 पहले से ही है, देख लो, -1 पहले से ही, एक और माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? L/2 तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई? L/2 और याद रहे स्क्वायर बेसिस में हम लिखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ करते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी तुम स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सिर्फ कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ लिया हमने। देखो, अब छोटी छोटी टर्म्स और रह गई हैं, वो देख लेते हैं। पहली टर्म है जो तुम्हें पता होगा कि अगर मैं तुमसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो तुम फॉर्मूला बता सकते हो। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला मैथ्स में हम पढ़ते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये दोनों ही अपने आप में क्या है? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तो इसी कंसेप्ट से हम यहां इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे। लेंथ अगर एक डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल। अगर ब्रेथ एक डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन क्या होगा? अगेन कैपिटल एल। यहां से क्या बन गया एरिया का डायमेंशन? L/2 L², ठीक है। ऐसे अगर मैं तुमसे वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पूछूं तो तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बता सकते हो? देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं है। मैंने क्या पूछा है? वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला। अब तुम्हें वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो देखो क्या होता है। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला बताओ, तो वो ऑलवेज होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। सो व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एरिया एंड हाइट, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला ये जनरल है, ठीक है। देखते हैं। तो यहां पर एज्यूम करते हैं मेरे पास एक शेप है जो कि सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इसका टॉप कैसा है? सर्कुलर। टॉप कैसा है? सर्कुलर। इसका बॉटम कैसा है? वो भी सर्कुलर ही है, तभी ये क्या है? सिलेंडर, ठीक है। अब देखो, इस सिलेंडर का अगर बेस सर्कुलर है तो यहां पर इसका वॉल्यूम इस फॉर्मूले से क्या बनेगा? देखो, पहले क्या लिखना है? बेस एरिया।
तो बेस में क्या है ये सर्किल, तो बेस का एरिया क्या होगा सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब देखो अगली टर्म क्या है यहाँ पर हाइट, तो यहाँ पर हाइट क्या एज्यूम कर लेता हूँ, सपोज मैंने h ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया पाई आर स्क्वायर h, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर h, ये तुम्हें याद भी होगा पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर h किसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का, कैसा है जनरल फॉर्मूले से, इसका मतलब हमें किसी वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जनरल फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं डायमेंशन निकाल सकता हूं, बेस एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन जो होगा वही बेस एरिया का होगा, क्या है L टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई हाइट, व्हाट इज हाइट, इट इज आल्सो अ डिस्टेंस, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, कैसा डिस्टेंस है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, तो यहां पर ये भी क्या हो जाएगा L ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो कितनी पावर आएंगी L की 3, 2 ये 1 ये कितना हो गया 3, तो L टू दी पावर 3 किसका डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का, किसका हो गया वॉल्यूम का, ठीक है। इसे कॉपी कर लो, मैं रब कर देता हूं, ठीक है ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, अगली टर्म है डेंसिटी, ठीक है इस मार्कर को रखते हैं नहीं अभी, ठीक है। अब अगली टर्म पढ़ लेते हैं हम डेंसिटी, ठीक है। तो देखो डेंसिटी को हम सबसे पहले बता दें तुम्हें डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ये सिंबल क्या है देख लेते हैं, इसे पढ़ा जाएगा रो, क्या पढ़ा जाएगा रो, तो ये रो का सिंबल है कि तुम्हें P बनाना है लेकिन कर्व्ड P बनाना है, ठीक है, और ये डेंसिटी का सिंबल है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखो डेंसिटी सबसे पहले हम समझते हैं डेंसिटी होता क्या है, तो देखो क्या करा मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर का वॉल्यूम, इस कंटेनर को मैंने क्लोज्ड कर दिया जिससे कि इसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता ना कम हो सकता, मैंने इसे क्लोज कंटेनर कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी गैस ऑलरेडी फिल्ड है तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम थोड़ा मैग्नीफाइड तरीके से देखें तो वो ऐसे होंगे, ठीक है। तुम्हें ये मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी है ये तुम्हें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, दैट मीन्स अभी तुम्हें इस पर्टिकुलर चैम्बर में 1 2 3 4 5 5 ही तुम्हें एटम्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इसका डेंसिटी अभी कम है। लेकिन अगर मैंने यहां पर बाहर से किसी मेथड से इसे खोल के और गैस फिल करा और फिर कंटेनर बंद करा तो यहां मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और जितना मॉलिक्यूल बढ़ेगा क्या तुम समझ पाओगे कि मास की वैल्यू बढ़ेगी, मास की वैल्यू बढ़ेगी, या फिर मैं ये कहूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू बढ़ेगी, और जब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते हैं उसी को हम कहते हैं उसकी वैल्यू को पढ़ने का एक टर्म बना रखी है हमने जो है डेंसिटी। इसका मतलब अगर किसी गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसके एटम्स जो होंगे उनमें क्या होगा क्लोजनेस ज्यादा होगी, उनके एटम्स में क्या होगा क्लोजनेस ज्यादा होगी। तो यहां पे लिख देते हैं कि डेंसिटी बताता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा पास पास पैक्ड तरीके से मौजूद हैं, ये हमें कौन सी टर्म बताती है डेंसिटी। अगर डेंसिटी कम होगी दैट मींस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी दैट मींस कम स्पेस में ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इस डेंसिटी का फॉर्मूला एक है, वो क्या है कि अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड करूं, ठीक है, इसको और बोलने का तरीका क्या है कि इफ आई एम मेजरिंग मास इन अ यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम में मास की वैल्यू को देख रहा हूं, रीड कर रहा हूं, तो वो मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं एक्चुअली डेंसिटी। देखो हमने क्या करा कि यहां पर एक चैम्बर ले लिया जिसका वॉल्यूम मैंने तुम्हें बता दिया 1 किलोग्राम पर, सॉरी वॉल्यूम कितना है उसका 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, क्या मैं से बोल सकता हूं कि वॉल्यूम 1 यूनिट है, ठीक है। अब इस 1 यूनिट में सपोज इसके अंदर जो गैस है उसका जो मास है वो टोटल 5 केजी है, कितना है 5 केजी, ये हमने वेट से मेजर कर लिया, ठीक है। आगे अब अगर मैं इस 5 केजी को 1 मीटर क्यूब से डिवाइड करूं तो यही डेंसिटी की वैल्यू होती है, और जो आएगी यहां से 5 केजी पर मीटर क्यूब। समझ रहे हो, अगर मैं ये 1 मीटर क्यूब लेता हूं, यहां पर मैं ये 1 मीटर क्यूब लेता हूं तो सिंपल डिवाइड हो गया, लेकिन अगर मैं 5 वॉल्यूम को 2 मीटर क्यूब ले लूं
और मास ले लूं मैं 10 kg, तो डेंसिटी देखो निकाल के देखो कितना आएगा, डेंसिटी आएगा 10/2 मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू 5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये केजी अगर यूनिट की बात की जाए तो डेंसिटी का यूनिट कहां से मिलेगा हमें, जब हम फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले से डेंसिटी का यूनिट कितना आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। देखो फॉर्मूले से डेंसिटी का यूनिट कितना आ रहा है, देखो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो यहां में मीटर क्यूब लिख दिया, तो यूनिट क्या हो गया डेंसिटी का, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्या मैं इसका इसे बोल सकता हूं ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, सीजीएस में मास की यूनिट, देखो फॉर्मूले से चलो, न्यूमरेटर में मास की यूनिट क्या होगी सीजीएस में, केजी की जगह क्या होगी, ग्राम, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्राम अपॉन वॉल्यूम की सीजीएस में यूनिट क्या होगी, एसआई में क्या है मीटर क्यूब, सीजीएस में क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां हम क्या लिख लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट पढ़ लिया हमने, कंसेप्ट देख लिया, फॉर्मूला हमें यहां से याद हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें इसका क्या निकालना रह गया, डायमेंशन, डायमेंशन और देख लेते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, ये मेरे को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास का डायमेंशन कितना आएगा, मास का डायमेंशन क्या होता है भाई, कैपिटल एन, अपॉन वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L टू दी पावर 3, कितना हो गया ये ml टू दी पावर -3, ये किसका डायमेंशन हो गया, डेंसिटी का, जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसका ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट करते रहो, ठीक है। इसे रब करता हूं मैं, ठीक है। तो अगली टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। ये भी देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या है। देखो रिलेटिव डेंसिटी का कोई सिंबल तो नहीं है डिनोट करने का, लेकिन समझते हैं ये क्यों बनाया गया टर्म। देखो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी या फिर मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका मतलब समझते हैं, देखो अगर मैं किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, किसी भी बॉडी की डेंसिटी को कंपेयर कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से, क्या मतलब, हम किसी मटेरियल या बॉडी या लिक्विड कुछ भी हो उसकी डेंसिटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी से कंपेयर अगर करें कि उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो ये टर्म को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। देखो डेंसिटी हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिलेटिव का मतलब तुम्हें एक जनरल मतलब पता होना चाहिए कि रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। जब हम किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो हम रिलेटिव टर्म्स पढ़ते हैं। एक होता है एक और वर्ड होता है इससे मिलता जुलता, इससे अलग, जो क्या है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट कंपैरिजन, जब हम चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे, केवल हम उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसको दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ये एक इंग्लिश का कंसेप्ट है, आगे देखते हैं। अब सपोज मैंने क्या करा, तुम्हें एक ऑयल दे दिया जिसका डेंसिटी है 800 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, ऑयल का डेंसिटी, सपोज ये मस्टर्ड ऑयल है और इसका डेंसिटी हमें 800 kg पर मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट हो गया, हमें वैल्यू गिवन है। आगे देखो, अब स्टैंडर्ड फ्लूइड जो तुम्हें लेना है फिजिक्स में, जो क्लास 12 तक तुम्हारे लिए चल पाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड वो क्या है, वो है वाटर। तुम्हें वाटर को ही हमेशा स्टैंडर्ड फ्लूइड मानना है, वाटर से ही कंपैरिजन करना है सब कुछ, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी तुम्हें पता होना चाहिए, वाटर का डेंसिटी तुम याद कर लो, एक कितना होता है ये 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वाटर का डेंसिटी है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब करते क्या है, इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं इस ऑयल के लिए, ठीक है। कितना आएगा देखो, 800 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 0.8, क्या आएगी वैल्यू 0.8। एक और केस हो सकता है, सपोज तुम्हें ऑयल दे रखा है जिसका या फिर मरकरी ले लेते हैं, तुम्हें पता है मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है। देखो मरकरी की डेंसिटी याद करनी है 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये मरकरी का डेंसिटी है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है।
इसको भी कंपेयर कर लेते हैं एक बार वाटर से, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसके टर्म्स में निकालूंगा तो कितना लिखूंगा, 13,600 डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, क्या है वाटर, कितना होता है 1000, डिवाइड करो कितना आ गया 13.6। अब ये दो एग्जांपल मैंने तुम्हें क्यों करा है, एक बार 13.6 निकाला मरकरी के लिए और ऑयल के लिए कितना निकाला है 0.8। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि ये तुम्हें क्यों पढ़ाया गया, देखो तुम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, एक वैल्यू है 0.8 और एक वैल्यू है 13.6। ये 0.8 1 से छोटा है और 13.6 1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑयल हमने लिया था ये वाटर के कंपैरिजन में लाइटर है, क्या है, हल्का है, और ये जो हमने मरकरी लिया है ये वाटर के कंपैरिजन में क्या है, हैवियर है। क्यों, क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है। तो रिलेटिव डेंसिटी टर्म क्यों डेवलप करी गई है, इसीलिए डेवलप करी गई है कि तुम उस पर्टिकुलर फ्लूइड को, मटेरियल को कंपेयर कर पाओ वाटर से कि वो वाटर के टर्म्स में कितना हैवियर है या फिर कितना लाइटर है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तुम्हें आइडिया हो गया। इसका डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन कैसे देखेंगे, फॉर्मूले से। तो डेंसिटी का, बॉडी की डेंसिटी का फॉर्म डायमेंशन क्या होगा, ml-3। देखो पीछे नोट्स में देखो, अगर तुम साथ में बना रहे नोट्स हो, हमने तुम्हें अभी पढ़ाया पीछे ml-3। ठीक है, क्या डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर लेंगे तो उसका भी सेम डायमेंशन आएगा? हाँ, डेंसिटी हर बार सेम ही डायमेंशन रखेगी। तो कितना आ गया डायमेंशन, ml⁻³ कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये कुछ नहीं बचा। दैट मींस रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डायमेंशन लेस टर्म है, मतलब इसका डायमेंशन ही नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सीडीएस ओटी एग्जाम्स में, जिसमें क्या पूछेगा तुमसे कि ऐसी ऑप्शंस में ऐसी टर्म ढूंढो जिसका डायमेंशन ही नहीं है। तो वो कौन सी टर्म है, क्या है वो, रिलेटिव डेंसिटी। अभी और टर्म्स आगे आएंगी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे अभी नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। अब अगली टर्म पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो इसे, इन छोटी छोटी टर्म्स की ना तुम्हारे एग्जाम में डायमेंशन पूछ सकता है, तो इसलिए तुम्हें ये छोटा, ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से बेसिक आइडिया तुम्हें लेना पड़ेगा हर टर्म का, तभी तुम्हें चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अब तुम सीधे फॉर्मूला भी रख सकते हो, उससे क्या होगा, चीजें तुम्हें फॉर्मूले से ज्यादा देर तक याद नहीं रहेंगी। तुम चीजों को जब तक थोड़ा हल्का सा डीप में समझोगे तभी तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। इस बात को तुम मान के चलो। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो सपोज हमने क्या करा है, यहाँ पे दूसरा मार्कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, यहां पर तुम्हें एक सर्कुलर पाथ दे दिया। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। अच्छा, तुम एक क्वेश्चन तुमसे पूछते, तुम बताओ कि ये कौन सा फिगर है, इस फिगर को क्या कहते हैं, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? तो ये डायग्राम, ठीक है, तो ये सर्कुलर, देखो क्या पूछ रहा हूं मैं कि ये बताओ ये डायग्राम जो है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, सर्किल है, ट्राइंगल है, क्या है ये? तो तुम बताओगे कि ये सर्किल है, बट बिलीव मी ये सर्किल नहीं है। क्यों? देखो सर्किल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुमने सेंटर ही ड्रॉ नहीं करा, दैट मींस तुमने एक फिक्स्ड पॉइंट ड्रॉ नहीं करा। ये क्या होता है, सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट। तुमने ये फिक्स्ड पॉइंट ड्रॉ नहीं करा है, इसका मतलब तुमने इस फिक्स्ड पॉइंट से एक रेडियस लेके डायग्राम नहीं बनाया है। लेकिन अगर मैं डायग्राम में मेंशन कर रहा हूं सेंटर, एक डॉट मेंशन कर रहा हूं, दैट मींस यहां मैं सेंटर से लेकर प्रोडक्टर कंपास रखकर मैं क्या बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, तब ये सर्किल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट से सेंटर की दूरी हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, सेम ही होगी, और उससे हम क्या कहते हैं, सर्किल की रेडियस। ठीक है, तो ये तो बेसिक एक कंसेप्ट था। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब देखो क्या है कि हमने क्या करा, यहाँ पर एक दो हाइपोथेटिकल डायमीटर्स ड्रॉ कर दिए। तो ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट ए। क्या पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर एक सर्कुलर पाथ पर एक पर्सन स्टैंड कर रहा है अभी, और अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान लूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसे ओरिजिन। तो ये क्या हो गया, मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब मैं जो भी देखूंगा इस डायग्राम में वो इसी के रिलेटिव देखूंगा, सारी चीजें इसी से मेजर करने वाला हूं। ठीक है, तो अगर मैं ओरिजिन से इस ए पॉइंट का, ध्यान सुनो, ओरिजिन से इस ए पॉइंट का अगर मैं एंगल देखूं कितना डिग्री है, तो सिंपल सा फंडा है कि यार ये तो उसी के सामने ही है,
दैट मीन्स एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब ये पर्सन मूव करता है इसी सर्कुलर ट्रैक पर, और कौन सी डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं मैं इसे, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। मूव करते 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 एक पॉइंट पर पहुंचा जो कि हमने बी मेंशन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन है, इसे एज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर कुछ एंगल बनाकर आगे बढ़ाइए, और ये एंगल कितना है, सपोज इसे मैंने मेंशन कर दिया θ1। कितना एंगल है, θ1, ठीक है। अब पार्टिकल बी पॉइंट से और आगे बढ़ा, एक पॉइंट पर आ गया जो कि सी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से पार्टिकल का फिर से मैंने ओरिजिन से पर्सन का एंगल देखा, और वो फिर से मैंने रेफरेंस से माना, सारे में एंगल रेफरेंस से ही मेजर कर रहा हूं। कितना हो गया, सपोज ये θ2 हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां पर θ2 में से θ1 को माइनस करूं तो क्या मुझे डायग्राम में क्या एंगल, कौन सा एंगल मिलने वाला है, देखो θ2 में से θ1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिलेगा जो इतने से रास्ते में कवर हुआ है, और वो कितना है, वो भी अपने आप में एक एंगल ही है, और उसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन एंगल, इट इज द चेंज इन एंगल traversed by a particle when it traversed by a particle from one point to another in any direction। ये मैटर नहीं करेगा कि वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर तो वहां पर एंगल कंटिन्यूअसली उसका चेंज हो रहा होगा, और अगर एंगल चेंज हो रहा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, ठीक है। अब देखो इसकी एक एंगल पहले समझते हैं क्या होता है। देखो बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल का फॉर्मूला होता है, ये 10th क्लास में पढ़ा हमने मैथ्स में। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर किसी को नहीं याद तो कोई बात नहीं, अब तुम यहां समझ लो। एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क का मतलब क्या होता है, तो देखो समझते हैं। सपोज ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रेवल करा, तो मैंने सर्कुलर ट्रैक पर ही एक लेंथ कवर करी, और इसी लेंथ को हम आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आर्क की जगह मैं आर्क की अगर डायमेंशन लिखूंगा तो आर्क भी अपने आप में क्या है, एक लंबाई है, एक डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन भी क्या आएगी, कैपिटल एल आएगी। डिनोमिनेटर में थीटा के एंगल के डिनोमिनेटर में रेडियस है, रेडियस है, तो रेडियस का मतलब क्या होता है, रेडियस भी अपने आप में क्या है, डिस्टेंस है, तो वहां भी डायमेंशन क्या आएगी, कैपिटल एल आएगी। देयरफॉर एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन एल। क्या ये डायमेंशंस कैंसिल हो गई, तो क्या कोई डायमेंशन होती है एंगल की, नहीं। क्यों, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या कोई डायमेंशन है, नहीं है। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है कि एंगल एक डायमेंशनलेस टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं यहां भी लिख सकता हूं कि इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डायमेंशनलेस टर्म। क्यों, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन एंगल। चेंज इन एंगल मतलब एंगल, तो देयरफॉर ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगली टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, मार्कर, थैंक यू, ठीक है। तो अगली टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी में वेलोसिटी का क्या मतलब होता है ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके पहले एक और टर्म अटैच हो गई है जो कि है एंगल। क्या है, एंगल, ठीक है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या, अब सबसे पहले वेलोसिटी का मतलब समझते हैं, रिपीट करते हैं इस कांसेप्ट को कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम टाइम से डिवाइड करते हैं मतलब क्या होती है वो टर्म, रेट ऑफ, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा पीछे। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं यहां पे लिख दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं इस टर्म से, ये ग्रीक लेटर है जिसे पढ़ा जाता है ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसकी फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैं चेंज इन एंगल को
चेंज इन एंगल को चेंज इन टाइम से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, ओमेगा। क्या मिलने वाला है, ओमेगा। एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्या मिलने वाला है, ओमेगा। अब यहां पर हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं और फिर यूनिट भी देखते हैं, ठीक है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा मतलब चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, नो डायमेंशन। ये डायमेंशन लेस होता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या टाइम का कोई डायमेंशन होता है, हाँ, कितना होता है, कैपिटल टी। कितना हो गया ये, टी टू द पावर -1। कैसे आया ये, अगर टाइम की टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं यहीं से। देखो न्यूमरेटर में क्या है, डी थीटा। डी थीटा मतलब चेंज इन एंगल, मतलब एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है, देखो एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है, इसके स्पेलिंग में लिखा है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, रेडियन पर सेकंड। क्या बन गया, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो इसे नोट कर लो और कोई भी डाउट हो तो वो साथ साथ लिखते चलो एक कॉपी में। जब भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारे माइंड में डाउट्स जनरेट नहीं हो रहे तो इसका मतलब तुम्हें इतना तुम्हारा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहा, और वो तुम्हारे कंसेप्ट समझने के लिए बहुत गलत है। अगर तुम्हें कंसेप्ट सही से समझना है, काफी लंबे टाइम तक याद रखना है, तो तुम्हें लेक्चर को ध्यान से सुनते हुए कॉपी लेकर बैठना चाहिए और वहां पर तुम्हें डाउट्स नोट करते रहने चाहिए, और वो तुम किसी भी ग्रुप में जब डिस्कशन होगा तो अब तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, इसे रब करते हैं, ठीक है। तो अब अगली टर्म पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो इसे समझो क्या है। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा है। क्या कि हमने एक्सेलरेशन तो पहले से ही पढ़ रखा है, हमें पता है एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमें एक टर्म और ऐड कर देनी है जो कि क्या है, एंगुलर, ठीक है। तो इसे अब हम एंगल के टर्म्स में देखने वाले हैं, ठीक है। देखो अब एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे, अल्फा से। ये अल्फा का सिंबल है, तुम्हें याद रखना कि जहां भी अल्फा होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, स्टैंडर्ड तरीके से। दूसरा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूं क्या होगा फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन डी ओमेगा मतलब चेंज, चेंज मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम इज व्हाट इज कॉल्ड दैट, वी विल कॉल्ड इट एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो इसका अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट यही देख लेते हैं। अब तुम नोट्स में चेक करो, ओमेगा का यूनिट क्या लिखा है, वो है रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन अपॉन सेकंड। तुम्हें टाइम का यूनिट क्या लिखवाया है, सेकंड। 2 सेकंड क्या हो गए, इसे डिनोमिनेटर में ले लो, कितना हो गया ये, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो, आगे बढ़ते हैं, इसका डायमेंशन देख लेते हैं फॉर्मूले से। क्या डी ओमेगा का कोई डायमेंशन होता है, देखो डी ओमेगा क्या था, ओमेगा क्या था, थीटा अपॉन टाइम,